वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज जो हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन। देखो, हम इस चैप्टर को दो भागों में बांटेंगे। एक तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के, और एक जो हम पढ़ने वाले कंपोजिशन कंपोजिशन। तो हम इनको दो भाग पढ़ेंगे, संरचना और पढ़ेंगे संगठन। देखो, इस चैप्टर को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। क्लाइमेटोलॉजी का, क्लाइमेट के बारे में आप पढ़ रहे हो। क्लाइमेट का सबसे मेन, हम क्लाइमेट को ही पढ़ रहे हैं। सबसे जो मेन, इससे पहले जो था वो आपको इंट्रोडक्शन था, जो आपको मेन इस क्लाइमेटोलॉजी पर लाने का बातें चल रही थी। जो आप पहले इंसोलेशन पढ़े, बजट पढ़े, हीट बजट पढ़े, चाहे इफेक्टिव ऑफ इंसोलेशन पढ़े, आप जो पढ़ने वाले मेन जो हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे। देखो, क्लाइमेट को पढ़ने के लिए आपको तो भाई एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो एटमॉस्फेयर का हम दो भाग में आज बांटेंगे। एक तो हम स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स को, कंपोजिशन को पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर और कंपोजिशन, देखो इन दोनों से पढ़ने से पहले थोड़ा हम कुछ बेसिक जानकारी बताते हैं कि भाई अर्थ जो है ना, अर्थ, अगर ये जो अर्थ आप देखते हो, ये अर्थ देखते हो, एक समय में क्या अर्थ ऐसे था, जब इसकी उत्पत्ति हुई तो ये एक आग का गोला गर्म था। जब इनकी उत्पत्ति हुई, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, जब इनका इवोल्यूशन हो रहा था, तो उस समय ये अर्थ का आग का गोला था। बहुत इसके अंदर हीट थी, मतलब इसके अंदर टेम्परेचर इसका बहुत हार्ड था, और इनकी गुरुत्वाकर्षण, मतलब जो है ना रोटेशन, बहुत तेजी से घूर्णन कर रही थी अपने एक्सिस पे हो, चाहे वो जो सूर्य का चक्कर लगाना हो, ये इनका रोटेशन या जो बहुत तेजी से कर रही थी। अब इसकी वजह से इनके ऊपर कोई भी वायुमंडल ठहर नहीं रहे थे। शुरुआत की मैं बता रहा हूं, जब मैं पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही, वो समय पृथ्वी पे वायुमंडल नहीं है। पृथ्वी का इतना टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होने के नाते, क्यों हाई टेम्परेचर, जब हाई टेम्परेचर था, पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी, वो तेजी से चक्कर काट रही थी, वो रोटेशन कर रही थी। इस वजह से वहां पे इनके जो है ना जो एटमॉस्फेयर, कोई भी एटमॉस्फेयर टिक नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके अंदर जो दो चीज मैंने बताऊंगा, एक अभिकेंद्र बल और एक अपकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, इसको हम गुरुत्वाकर्षण भी बोल सकते हैं, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण भी बोल सकते हैं। एक है अभिकेंद्र बल, एक है अपकेंद्र बल। देखो, इन दोनों में अंतर क्या है। ये जो है गुरुत्वाकर्षण, आप सबको पता है कि अपनी ओर चीजों को खींचती है। ये क्या है, ये अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन ये पृथ्वी से बाहर, ये पृथ्वी से बाहर कोई चीज को भेजने में काम आता है, उसे बोलते हैं अभिकेंद्र बल। जब पृथ्वी की ओर आती है कोई चीज, जब पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, जैसे आप हवा में और कोई बॉल को उछालते हो और फिर दोबारा अर्थ पे आती है, क्यों, ग्रेविटी, मतलब अभिकेंद्र बल की वजह से आती है। जब पृथ्वी गर्म था, पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी, जब वायुमंडल क्यों नहीं टिक पा रहे थे, क्योंकि इसके रोटेशन स्पीड होने के कारण अभिकेंद्र बल कम काम कर रही थी, और अपकेंद्र बल ज्यादा तेजी से काम कर रही थी। यहां से सारी जो है ना, मतलब जो बादल थे वो बाहर अंतरिक्ष में फैल रहे थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पृथ्वी का टेम्परेचर कम हुआ, तो वहां पे धीरे धीरे ग्रेविटी ज्यादा बढ़ी, ग्रेविटी कंडीशन आया, मतलब गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ी, अभिकेंद्र बल काम करने लगा तेजी से, तो वहां पे धीरे धीरे बादल आए। और उनको बादल को ही हम आज पढ़ेंगे, सारे एटमॉस्फेयर के पढ़ेंगे, बादल बोलो मैं, सारे मतलब वायुमंडल ठहरे। और जब वायुमंडल ठहरे तो आज वायुमंडल को दो भागों में बांटेंगे, पढ़ेंगे। आज जो एक क्लास रहेगी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, टाइम बचेगा तो हम संगठन भी कर लेंगे। तो आप पढ़ते हैं, देखो वायुमंडल, आपको पता है वायुमंडल की उत्पत्ति 1 करोड़ वर्ष, 1 अरब वर्ष पहले भी। वायुमंडल के अगर एवोल्यूशन की बात करें तो इसका 1 अरब वर्ष पहले हो चुकी है, लेकिन जो आज जो हम जानने वाले हैं, इसके अंदर जो वायुमंडल के अंदर जो मौजूद है, वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल, इसके अंदर तीन चीज के वायुमंडल की संरचना में देखेंगे।
संगठन में, ठीक है। तो देखो संगठन में हम देखिए जो जानेंगे इसमें, एक तो इसमें गैसेज, गैस गैस पढ़ते हो जो गैस की मात्रा है इसमें, ठीक है ना। दूसरा जो आप जानते हो, सबको पता है क्या है, जलवाष्प, 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 ठीक है ना, जलवाष्प। और तीसरा जो इसके अंदर है धूल कण, धूल कण, ठीक है। ये तीन चीज पे आज जो चर्चा करेंगे, हमारा जो ये क्लास रहेगी, इन तीनों चीज के ऊपर हम जो चर्चा करने वाले, ठीक है। क्या है ये, आखिर इसके अंदर क्या, देखो गैस तो आपको पता है भाई कितने प्रकार को तो गैस के बारे में आप जाने तो गैस आपको पता है, अगर हम गैस को जाने तो एक तो सबसे ज्यादा वायुमंडल में जो गैस पाई जाती है, अब सबको पता है क्या है, नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो गैस है सबसे ज्यादा पाई जाती है 78.1%। उसके बाद जो आपको गैस आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना आता है 20.9%। उसके बाद आ जाता है आपका ऑक्सीजन के बाद ऑर्गन, ऑर्गन ये कितना आता है आप समझ सकते हैं 0.93% आता है। फिर और प्रतिशत के मुकाबले में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड, ये कितना प्रतिशत है, तो 0.03%, ठीक है। आप टोटल अगर मिला लोगे इन सबों को, अगर एक्चुअली में आप बता दो तो इन दोनों को ही मिला के 99% हो जाते हैं। इन दोनों को मिला के ही 99% हो जाते हैं, आप देख सकते हो। बाकी जो है आप बाकी जो आप देखोगे क्या परसेंट के 0.001 है, जो हम प्रतिशत में गिन भी नहीं सकते। इन दो के अलावा देखो ऑर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.003% के बारे में पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा जो है रहेगा, जिसको हम प्रतिशत में, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट प्रतिशत में पूछे जाते हैं सवाल, जो परसेंटेज में हर एक एग्जामिनेशन में, एसएससी हो चाहे यूपीएससी हो, रिटर्न हो, आपको ऐसे ये प्रतिशत ये आप पूछ सकते हैं कि भाई कितने प्रतिशत ये पाए जाते हैं। इसको क्रम में भी पूछ सकते हैं, लेकिन अब जो मैन जो क्रम वाइज होगा, सबसे जो मैन जो अब जो पूछा जाएगा जो क्रम वाइज अक्सर मेंस में दोगे, तो भाई ये क्या होगा, नियोन। इसके बाद जो आता है इसके बाद जो है नियोन गैस की मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड नियोन है, नियोन के बाद हीलियम, हीलियम, फिर ओजोन, ओजोन, तो नियोन हो गया, हीलियम, ओजोन, और फिर एक और बचा है हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन के बारे में समझो, ये सबसे हल्की गैस है। ये कौन सी गैस है, सबसे हल्की है, सबसे हल्की गैस है, हल्की है। और इनके बारे में बात कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सबसे भारी गैस है। क्या है, सबसे भारी गैस है, इसलिए जमीन के ही पास ही रहती है। तो हम इसके बारे में हम समझेंगे भाई इनका क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, क्या उपयोग है, इनको जानना जरूरी है। देखो हमने वायुमंडल को के अंदर जो जो मौजूद है, एक तो गैस मौजूद है, सबको पता है, एक जलवाष्प मौजूद है और धूल कण। तो हम गैस को देखें भाई कितने प्रकार की गैस है। गैस को अगर हम देखें, जलवाष्प को भी थोड़ा जान लेते हैं, ये तो गैस को देख ले। जलवाष्प को देखें तो जलवाष्प कितने प्रकार मौजूद है, तो जलवाष्प देखो तीन प्रकार में आपको मुख्य रूप से होगी। एक तो आपको जलवाष्प मिलेगा कितने प्रकार में, एक जलवाष्प मिलेगा आपको गैस में, भाई अगर कोई एवोपरेशन होती है तो एक तो गैस के रूप में हमें दिखता है पानी, है ना, एक आपको दिखता है जो है गैस के बाद आप देखोगे लिक्विड, तरल अवस्था में। आप जलवाष्प को आपको देख लो, एक गैस, ठोस और एक द्रव, द्रव।
इस टाइप में आपको जलवाष्प मिल जाएगी, ठीक है। और धूलकण में आपको पता है धूलकण से क्या होता है कि भाई जब इंसोलेशन आती है तो भाई उसका जो स्कैटरिंग होता है, रिफ्लेक्शन होता है, डिफ्यूजन होता है, वो सब के बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो आप इन सब को समझो। देखो हमने गैस को जाना तो नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है, जो कि मैंने बता दिया 78.1%। उसके बाद आप ऑक्सीजन पे आ जाइए, जो प्रतिशत में 20.9% है। इन दोनों को ही मिला दिया जाए तो 99% हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं ऑर्गन 0.93%, थर्ड नंबर पे। फिर फोर्थ नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। उसके बाद जितने भी गैस है वो सारे प्रतिशत में नहीं नापे गए, बहुत कम है। नियोन, हीलियम, ओजोन, ओजोन आप देख लीजिए, ओजोन, ओजोन, उसके बाद हाइड्रोजन, ये सारे गैस है। अब इनके फंक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। देखो अगर हम बात करें नाइट्रोजन गैस की, किसके बारे में, तो नाइट्रोजन में अगर हम बात करें नाइट्रोजन, इन गैस की बात करें, देखो नाइट्रोजन का यूज आपको पता ही है, प्रोटीन निर्माण के लिए काम आता है। किसके लिए, इसका यूज अगर उपयोग क्या है, इनका उपयोग क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन निर्माण में सहायक, प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। आखिर नाइट्रोजन, देखो मैं बता रहा हूं नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर 78.1% है, लेकिन फिर भी हम एग्रीकल्चर वगैरह खेती बाड़ी करते हैं तो उसके अंदर हम यूरिया का प्रयोग करते हैं, खाद का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि खेत के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा, कृषि में नाइट्रोजन नाइट्रेट की मात्रा बढ़े और कृषि फसल उपजाऊ फसल बने। क्यों करता है सब बताएंगे, क्या नाइट्रोजन, जबकि एटमॉस्फेयर में तो भाई 78% है ऑलरेडी एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रेट है, नाइट्रोजन है। लेकिन वो नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन डिफरेंट क्या, एक ही है। लेकिन ऐसी की क्या बात हो गई, जो पेड़ पौधे में अलग से में नाइट्रोजन दिया जाता है, देखो उसका एक अलग रीजन। तो नाइट्रोजन क्या होता है कि एक जीवाणु होता है, जो आप देखोगे कि एक पेड़ पौधे जीवाणु होता है, जो वो जीवाणु पाया जाता है किसी पेड़ के अंदर, जैसे दलहनी फसलें होती है, तेलहनी या दलहनी, फलीदार जो पौधे होते हैं, उन फलों की जड़ में नाइट्रेट वो पाया जाता है। इनकी मतलब जो एक कीड़ा का नाम है, कीटाणु मतलब जीवाणु का नाम है। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि भाई नाइट्रेट का निर्माण कैसे होता है। देखो किसी पौधे के अंदर क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे नाइट्रेट है, वो पौधे के अंदर काम नहीं आते, हर पौधे के अंदर फलीदार के अलावा। तो क्या होता है अक्सर पौधे के अंदर जो नाइट्रेट कैसे कार्य करता है, देखो एक जीवाणु होता है, वातावरण, वातावरण के नाइट्रोजन, वातावरण के नाइट्रोजन को वातावरण की नाइट्रोजन को जीवाणु, एक जीवाणु मिट्टी के अंदर मिक्स हो गए के अंदर मिलकर क्या करती है, स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, करण करती है, इसे बोलते हैं, इसे ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, स्टेशन इंग्लिश में आप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन ही कहते हैं। और बैक्टीरिया का नाम लिख दीजिए, जो बैक्टीरिया है, कौन सा जो मिट्टी के जो बैक्टीरिया है
जीवाणु की अगर बात करूं तो ये जीवाणु का नाम अब मैं लिख देता हूं। वो जीवाणु का नाम है राइजोबियम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। राइजोबियम, राइजोबियम बियम लेग्यूमिनोसोरम। ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है। इस बैक्टीरिया की ही अंदर देखो, अब मैं बता रहा हूं, ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया तिलहनी फसलों में पाया जाता है, इसलिए हम यूरिया का खाद उसमें नहीं करते। लेकिन जो आमतौर पर जो फसलें आती हैं, गेहूं, चावल हो, चाहे कोई और भी जब भी मूंगफली हो, कोई भी ऐसे फल, मूंगफली बोल रहा हूँ, कोई ऐसे पौधे जो फलीदार ना हो, उसके अंदर क्या होता है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम की एक जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उनकी मात्रा कम हो जाती है। वो वायुमंडल से क्या है, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण नहीं कर पाते, और जब वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करेंगे तो भाई उसके अंदर अच्छी पेड़ पौधे, अच्छी फसलें नहीं होगी। तो इसलिए बोलते हैं वायुमंडल के अंदर मौजूद जो नाइट्रोट की मात्रा जो होती है वही यही जो है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम एक नाम का जीवाणु है, वही स्थिरीकरण करता, मिट्टी के अंदर मिक्स होके वो क्या करते हैं, स्थिरीकरण करके उसे बोलते नाइट्रोजन फिक्सीकरण या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। उसकी ही वजह से नाइट्रोट एक मतलब जो है पेड़ पौधा, एक नाइट्रोजन का निर्माण होता है जो एक पेड़ पौधे के अंदर काम आती है, और इसी को तो इस टाइप से हम जाने नाइट्रोजन का उपयोग। अब हम आगे जानते हैं नाइट्रोजन को, और अगला क्या है। तो अब आगे देखो, नाइट्रोजन जो गैस है वो आग को नियंत्रित करता है। क्या है ये जो गैस है, ये आग को नियंत्रित करता है। ठीक है ना, ये आग को नियंत्रित करता है। अगला क्या है, ये अक्सर देखोगे नाइट्रोजन की गैसें अक्सर हॉस्पिटल वगैरह हो गया, कोई शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स हो गया, बड़े बड़े एरिया में ये सब अवेलेबल होते हैं, मेट्रो वगैरह में, रेलवे में। तो ये क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा है, ताकि वही कहीं पर आग लग जाए तो नाइट्रेट की मात्रा से उसको बुझाया जा सके। नाइट्रोजन गैस आग को नियंत्रित करते हैं। ठीक है ना, ये रंगीन एवं गंधहीन है। ये जो है ये रंगहीन एवं गंधहीन है। ये रंगहीन है और एवं गंधहीन है, इसको देखोगे, इसलिए भाई इसको क्या, कृत्रिम धुआं बनाने में अक्सर देखोगे भाई, किसी भी हमला, कभी अब कोई पुरानी मूवी में, कोई मूवी वगैरह में देखते हो, या कोई डांस स्टेज पे देखते हो, क्या होता है कि एक बंदा डांस करता रहता है या सिंगर जो होता है गाना गाता रहता है, लेकिन उसके पैरों पर नीचे जो लेग्स वगैरह उनके नीचे देखना कि वो लेग्स के कम से कम एक लेयर जो जमीन से कम 1 फीट ऊंचाई पर धुआं ही धुआं रहता है। वो कहां से आता है, तो नाइट्रोजन ही रहते हैं, वो उसे बोलते हैं कृत्रिम धुआं, वो गैस ही होते हैं, कृत्रिम धुआं बोल सकते हैं, कृत्रिम धुआं बनता है। तो नाइट्रोजन का हम कृत्रिम धुआं ही बनाते हैं। और किसी को भाई कोई बहुत सारे मारपीट वगैरह होते, तो इसमें दोगे, जैसे तुम तिरंगा मूवी में देखे होंगे कि अक्सर राजकुमार जो है, जब मिसाइल को जब छोड़ने की बात होती है तो उस समय वो एक धुआं का प्रयोग करते हैं, एक जो अपने सिगार में एक धुआं का प्रयोग करते हैं, उस वही धुआं जो होता है वो क्या, नाइट्रोजन वाले ही धुआं होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि नाइट्रोजन का ये रंगहीन होता है, इसलिए इसको अलग अलग चीज में कृत्रिम धुआं बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, और द्रवित होता है, क्या है, द्रवित होता है। N2 शीतलक होता है। ये क्या है, ये शीतलक, ये मतलब कोल्डेस्ट हो सकता है, ये शीतलक होता है। शीतलक मतलब इसको ठंडा, फ्रिज वगैरह में काम, फ्रिज के अंदर जो आप देखोगी क्या चीज, कौन से गैस होता है, नाइट्रोजन ही होते, नुकसान नहीं करता किसी बॉडी को। तो वो नाइट्रोजन का उपयोग भाई प्रोटीन निर्माण के लिए उपयोग है। या वातावरण के अंदर जो मौजूद होता है नाइट्रोजन, वो कैसे पेड़ पौधे के अंदर काम आता है। तो भाई एक पौधा और एक होता है बैक्टीरिया, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। ये हमेशा ये क्वेश्चन ये याद कर रखना, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। वही फिक्सेशन करता है मिट्टी मिक्स होके, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। उसकी वजह से क्या होता है, पेड़ पौधे अच्छे होते हैं, मतलब अच्छे फसल होती है।
ये आग को नियंत्रित करता है, ये रंगहीन एवं गंधहीन धुआं होता है, इसको कृत्रिम धुआं बनाने में उपयोग करते हैं। तो अब जो हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देता हूं, ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं क्या है ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन को समझिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपको पता है कितना, 20.9% अवेलेबल है पृथ्वी पे, ठीक है। ये जीवनदायी गैस है, जीवनदायी गैस है, जीवनदायी गैस है, ठीक है ना। इसके बिना, ये गैस के बिना पृथ्वी के अंदर, इससे पूरी सृष्टि के अंदर जितने भी मौजूद है, चाहे वो मानव हो, चाहे कितने भी जानवर हो, जीव जंतु, सब सभी के लिए गैस, ये जो ऑक्सीजन है काफी महत्वपूर्ण है। उसके बिना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते एक मिनट भी। तो जीवन, आप ऑक्सीजन की बात कर सकते हो, ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट, जीवनदायी गैस, इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। ये क्या है, जीवनदायी गैस है, ये आग जलने में मदद करती है। जो ये गैस है, ये आग जलने में मदद करती है, ठीक है। ये आग जलने में, अक्सर जलाने में या जलने में मदद करती है। होता है तो प्रकाश संश्लेषण में, मतलब जो आप देखोगे प्रकाश संश्लेषण से निर्मित होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। कैसे, तो पेड़ पौधे को देखोगे, पेड़ पौधे जो होते हैं अक्सर वो अपनी पत्तियों से क्या जो सूर्य से क्या निकलते हैं, प्रकाश संश्लेषण करके एक ऑक्सीजन का निर्माण करके खाना बनाते हैं, और उसी से ऑक्सीजन निकलती है पेड़ पौधे से। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, जहाँ पे सूरज नहीं होगी, तो वहां पे भाई प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहां से होगी। तो यहाँ देखोगे भाई प्रकाश संश्लेषण अधिक, तो अब देखोगे कि ऑक्सीजन भी अधिक, सिंपल सी बात है। तो ये ऑक्सीजन के क्या क्या, ये जीवन दायी गैस है, ये आग जलाने में मदद करते हैं और प्रकाश संश्लेषण से निर्मित होता है। उसके बाद जो हम गैस जो पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीजन के बाद हम पढ़ेंगे जलवाष्प के बारे में, जो हमारा जो टॉपिक है जलवाष्प। ऑक्सीजन के बाद थोड़ा सा और समझते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, उसके बाद ओजोन, उसके बाद जलवाष्प। तो ऑक्सीजन के बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका क्या उपयोग है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड आप एक ऐसा गैस है, ये क्या है, ये हरित गृह गैस, ये जो है, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। किसके लिए, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ठीक। ये तापमान को बढ़ाने में जिम्मेदार है, क्यों, क्योंकि ये हरित गृह गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, हरित गृह गैस है, ठीक है ना, ये हरित गृह गैस है, ठीक है। आप देख सकते हो हरित गृह ट्रैप कर लेती है, कोई भी टेम्परेचर को ट्रैप कर लेती है, और उसके वजह से ये और बाहर नहीं जाने देती वायुमंडल से बाहर। जितनी हमारे पृथ्वी के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड जितनी गैस होगी ज्यादा, हमारे क्या पृथ्वी उतना ही गर्म होता जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्या उतना ही सामने आएगी। और ये जो है, ये गैस प्रकाश संश्लेषण के अलावा क्या होता है, तापमान को बढ़ाने में जिम्मेदार होती है। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तो है, कैसे, ये हमारे वायुमंडल के लिए की सबसे भारी गैस है, तो इस
तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में समझे, यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है और तापमान को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। कैसे? ये हरितगृह गैस जो ग्रीन हाउस गैस ट्रैप कर लेती है, एब्जॉर्बेशन कर लेती है, ठीक है ना। ये हमारे वायुमंडल की सबसे भारी गैस तो हल्की कौन है? नाइट्रोजन, जो मैंने बता दिया। अब जो हम पढ़ते हैं कार्बन ओजोन के बारे में पढ़ते हैं, ओजोन गैस। तो ओजोन के बारे में पढ़ते हैं, ओजोन क्या है। देखो ओजोन के बारे में जाने, ओजोन 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 या O3 कह लो। ये गैस जो है ये वायुमंडल के 15 से 35 किलोमीटर में पाई जाती है, ठीक है ना। ये वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है। इससे हमें वायुमंडल से आने वाली, अंतरिक्ष से आने वाली परावैंगनी किरणें से संरक्षण करती है, ठीक है। ये जो ओजोन गैस है, और ये ज्यादा करीब आ जाए, अगर पृथ्वी के ज्यादा नजदीक आने से क्या है? प्रदूषण बन जाती है, ठीक है। इस टाइप से हम देखा ओजोन के बारे में। क्या भाई? ये वायुमंडल के 15 से 35 किलोमीटर के एरिया में पाई जाती है, वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। इससे हमें अंतरिक्ष से आने वाले परावैंगनी किरणें जो होती है उससे हमें संरक्षण, जो प्रोटेक्शन मिलती है, प्रोटेक्शन पृथ्वी के अगर नजदीक आ जाए तो ये क्या? प्रदूषण बन जाती है गैस, हमें लाभ की जगह नुकसान पहुंचाती है। तो पृथ्वी से जितना दूरी पर है वो ठीक है। तो हम ओजोन के बारे में समझे। अब हम पढ़ते जलवाष्प, जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट था, जलवाष्प आपको बता चुके हैं कि भाई 3 प्रकार के होते हैं। जो जलवाष्प जो पानी का जो होता है, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, एवोपरेशन करके जब वो बारिश के लिए तैयार होती है, तो 3 प्रकार की हो सकती है। या तो गैस बनती है, गैस बन के होगी, या तो ठोस बन के रहेगी ठोस की तरह बादल के रूप में हो सकती है, ठीक है, या द्रव के रूप में हो सकती है, या पर्वत पहाड़, जो भी आप समझ सकते हैं, गैस। तो जलवाष्प को हम समझे, ये हमारे जो वायुमंडल के ज्यादा ऊपर नहीं, 2 किलोमीटर के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है ना। देखो अगर हम जलवाष्प के बारे में बात करें, इसके जलवाष्प के बारे में, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में 2 किलोमीटर के अंदर पाई जाती है, ठीक है। 2 किलोमीटर के अंदर ही पाई जाएगी, ये ध्यान रखना। हमारे एटमॉस्फेयर के 2 किलोमीटर के अंदर ही पाई जाएगी, पहली बात। दूसरी बात क्या है? ये 2% से 4% के अंदर रहती है। ये परिवर्तनशील है, कैसे? तो भाई अगर अब से जलवाष्प क्या है, मतलब आप देखोगे पानी पे ज्यादा हो सकती है, परिवर्तनशील है। अगर पानी है, तापमान अधिक, ठीक है। उसके बाद जगह के अनुसार देख सकते हो, जगह के अनुसार तापमान परिवर्तन होता है, ठीक है। आप समझ सकते हो कि भाई ये
ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। ये ग्रीन हाउस गैस है जो तापमान बढ़ाने में मदद कर, तापमान को बढ़ाने में मदद करती है, के लिए जिम्मेदार है। अगर हम अगली बात करें तो इससे ये वर्षण करती है। भाई इसी से तो होता है, दूसरा से थोड़ी होता है। इस तरह हमने पढ़े किसके बारे में, जलवाष्प के बारे में। भाई ये 2 किलोमीटर के अंदर ही पाया जाता है, 2 से 4% के बीच में ही पाया जाएगा रहती है, कहीं पर 3, कहीं पर 2.5, कहीं पर 3.5, कहीं पर 4। ये परिवर्तनशील है भाई। पानी उन्हीं एरिया, पर्वत, पठार के अनुसार इसकी टेम्परेचर या क्वांटिटी कम या बेस होती रहती है, ठीक है ना। ये ग्रीन हाउस गैस है भाई, तापमान बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है और इससे बारिश होती है। इस तरह हमने पढ़ा, जलवाष्प को ही पढ़ लिया। अब जो हमारा जो लास्ट है धूल कण, अब देख सकते हो धूल कण के बारे में लास्ट हो गए। धूल कण क्या है इनको समझते। देखो वायुमंडल के अंदर मौजूद जो है ना बहुत सारे धूल कण होते हैं, बहुत सारे धूल कण आप देख सकते हो इस टाइप से फंसे होते हैं। अगर मैं बात करूं इसी धूल कण से किसी भी एटमॉस्फेयर के, मेरे को पता है कि भाई क्या क्या निकालना है मेरे को, तो यहां पे बना दिया मैंने सन। क्या बना दिया, सन। ये बन गया सूरज। अब आपको निकालना है यहां से इंसोलेशन। क्या निकालना है, इंसोलेशन। इंसुलेशन। तो धूल कण की वजह से क्या होता है, कुछ जो होती है रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट जैसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। कुछ जो आता है क्या हो जाता है, विसरण हो जाती है, जिसे बोलते हैं स्कैटरिंग। क्या हो जाती है, स्कैटरिंग। कुछ जो है डिफ्यूजन हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है। तो देखो सन से निकली इंसोलेशन, कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है, कोई डिफ्यूजन हो रहा है, कोई स्कैटरिंग हो रहा है। मतलब रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, कोई इंसोलेशन परावर्तन हो गया, स्कैटरिंग प्रकीर्णन हो गया। प्रकीर्णन, देखो आप जो एक कमरे में बैठे रहते हो, अब आपके पास जो रोशनी आ रही है सन की, ये कैसे आएगी, थोड़ी है मतलब आपको वो सन की डायरेक्ट आ रही है, नहीं। देखो सन की जो रोशनी निकलती है सन की, वो डायरेक्ट होती है सीधा। कोई भी रोशनी सीधा रहती है, वो कभी इधर उधर रिफ्लेक्ट नहीं होती। जैसे आप टॉर्च मारिए तो सीधा रोशनी जाती है, उसी तरह सन की जो रोशनी होती है वो क्या होती है, सीधी एक जगह पे जाएगी। तो आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से रोशनी निकली, ठीक है, तो अगर यहाँ से सीधी जा रही है तो भाई इसी वाले एरिया को कवर करेगी ना, ये दीवार है, ठीक है, तो इसी वाले एरिया को कवर करी, ये वाला पार्ट ही इंसोलेटिव हुआ, मतलब दिखा में। तो बताओ पूरे एरिया को कैसे लगेगा, पूरा दुनिया कैसे दिख रही है, पूरे दुनिया में कैसे दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल एक कमरे में बैठे रहते हैं, दिन के समय पूरा कमरा दिखता है, क्यों, वो सिर्फ इसकी वजह से, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग की वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से होता है। तो आपका जब ये नहीं होगा, रिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग डिफ्यूजन नहीं होगा, तो आप बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे। जहां पर रोशनी पड़ेगी सूर्य की वहीं पर देख सकते हो, उसके अलावा नहीं देख सकते हो। मतलब छत को देख सकते हो, छत के नीचे क्या हो रहा है किसी भी तरीके से नहीं देख सकते हो, क्योंकि यही वजह है कि वायुमंडल के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग छोटे छोटे धूल कण हैं, बहुत छोटे छोटे स्मॉल टाइप के हैं, और वहां पे जब रोशनी पड़ती है तो अब मैं इसको रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो डायरेक्ट अंतरिक्ष में चली, वो रिफ्लेक्शन हो गया, है ना, तब भी अंतरिक्ष में ही उजाला कर रही है, हमें दिखता है जो आसमान। और परावर्तन, अब देखो स्कैटरिंग वगैरह होता है जो अलग अलग रंगों में, चाहे काला हो, ब्लैक हो, ग्रीन हो, हरा हो, रेड हो, चाहे येलो हो, इस टाइप में जो वेबजोर्स के रूप में अलग अलग रंगों में बिखर जाती है। डिफ्यूजन क्या होता है, वो बिना रंग में अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती है वो रोशनी, उन्हीं को बोलते हैं डिफ्यूजन, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन। तो इनकी वजह से ही आप एक कोने से दूसरे कोने में देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि भाई पृथ्वी एक गोल है, ठीक, अर्थ को मान लिया गोल है, यहाँ से निकले रेडिएशन, तो भाई इसी बार अगर यहाँ पे निकले तो भाई यहीं पे इसी वाले एरिया को भाई दिखेगी ना, लेकिन हमें पूरा एरिया दिखता है, हमें ये भी दिखता है, हमें ये भी दिखता है ना, क्यों,
क्योंकि इनकी जो रिफ्लेक्शन पावर है ना, रिफ्लेक्शन की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत छोटे छोटे धूल कण है, उसकी वजह से हम जो है एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर रोशनी पहुंच भी नहीं पाती, फिर भी हम देख लेते हैं। सिर्फ इसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन और डिफ्यूजन की वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, हम पढ़े आज कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो थैंक यू वेरी मच।